हेलो एवरीबॉडी। आज हम ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस पर डिस्कशन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में ट्रांजिस्टर को देखा था हमने। तीन मेन एप्लीकेशंस, स्विच, एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। पहले एक नेसेसरी सर्किट बना लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हमने, जिसमें कि इमीटर को हम कॉमन रख रहे हैं। बेस करंट को माइक्रो एम्पियर से मेजर करेंगे। एक बेस के अंदर रेजिस्टेंस लगा दिया जिसे आरबी कहा है हमने, और वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी जिसको वी और डबल बी लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। इसे हम इनपुट कहेंगे, तो वी आई कहलाएगा ये, जितना भी किसी इंस्टेंट पर जब हम वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करेंगे। फाइन। आउटपुट के अंदर कलेक्टर करंट को मिली एम्पियर से मेजर करेंगे। एक रेजिस्टेंस लगा दिया कलेक्टर सर्किट के अंदर, और कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। जिन्होंने नहीं देखा ट्रांजिस्टर को और ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक बार उसे रेफर कर लें। ये VCC, राइट, ओके। और आउटपुट कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो हमें मिलने वाला है उसे आउटपुट बोलेंगे हम यहाँ सर्किट में। इमीटर हमारा कॉमन है, इसको अर्थ कर देते हैं। चलिए, अब बेस से पास होने वाली करंट को IB रिप्रेजेंट कर देंगे, कलेक्टर से पास होने वाली करंट को IC और इमीटर से IE। फाइन। सबसे पहले इनपुट सर्किट को देखिए। इनपुट सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाते हैं। जिस इनपुट सर्किट के अंदर देखिए, ये वोल्टेज अप्लाई करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ ड्रॉप होगा, एक तो आरबी के अक्रॉस में और बी और ई के बीच में, यानी बेस और इमीटर के बीच में। तो VBB इक्वल हो गया IB इंटू RB प्लस VB, राइट। VB को हम कहते हैं यहाँ पर इनपुट डीसी वोल्टेज, तो हम इसको VI से रिप्रेजेंट कर दें, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। ये है इनपुट सर्किट से मिला हुआ इक्वेशन हमारे पास में। इसी तरीके से आउटपुट सर्किट को देखिए। आउटपुट सर्किट में VCC की वजह से कहाँ ड्रॉप होगा, एक तो RC के क्रॉस में IC इंटू RC, और C और E के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस। ये जो C और E के अक्रॉस में होता है इसे हम आउटपुट बोलते हैं यहाँ पर। तो VCE को हम ऐसा लिख सकते हैं, VCC माइनस IC RC, राइट, ओके। तो इसे डीसी आउटपुट बोलेंगे हम। तो VCE को रिप्रेजेंट कर दिया V0, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब हम एनालिसिस करते हैं रियलिटी में ट्रांजिस्टर स्विच की तरह से कैसे काम करता है। देखिए, अभी ये सर्किट हमने समझा था। सर्किट में इनपुट में फॉरवर्ड बायस लगाने के लिए एक की जगह हमने स्विच लगा दिया यहाँ पर, और आउटपुट लोड रेजिस्टेंस या कलेक्टर रेजिस्टेंस की जगह पर एक बल्ब यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। फाइन। अब रियलिटी में कैसे काम कर रहा है वो देखिए। जैसे स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन का मतलब फॉरवर्ड बायस में आपने लगाया तो बल्ब स्विच ऑन हो जाता है। बल्ब की जगह पर आप कोई और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो आपको रिप्रेजेंट कर सके वो बता सकते हैं। फाइन। अब ये हुआ कैसे, इस रियलाइजेशन को हम स्टेप बाय स्टेप इसके फिजिक्स को समझेंगे। तो चलते हैं आगे। अब ये ट्रांजिस्टर स्विच की तरह से काम कैसे कर रहा है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है आपका, वो इनपुट के साथ साथ कैसे बढ़ता है या चेंज होता है उसे देख लेते हैं। इनपुट वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया, आउटपुट वोल्टेज को वाई एक्सिस के ऊपर, तो हमें कुछ कर्व ऐसा मिलता है। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि 1 वोल्ट पर एक सैचुरेशन हमारे पास में आ जाता है। इसमें 3 रीजन्स होते हैं, कट ऑफ रीजन, दूसरा एक्टिव रीजन, और थर्ड होता है सैचुरेशन रीजन। अब डिटेल में समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कट ऑफ रीजन को समझ लेते हैं। जब VI हमारा लो होता है, इनपुट वोल्टेज आपने कम लगाया, यानी 0.7 वोल्ट से कम लगाया, तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में नहीं आएगा। फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं आएगा, हमने देखा था सिलिकॉन के लिए बैरियर जो पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट होता है, तो आपको उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो आपका कंडक्शन होगा ही नहीं ट्रांजिस्टर से। कंडक्शन नहीं होगा तो कलेक्टर करंट कितना होगा, 0। अब आउटपुट के लिए जो हमने KVL लगाया था उसमें देखें, उस इक्वेशन में IC की वैल्यू अगर 0 रख दें तो इस समय पर आप देख सकते हैं कि जब लो इनपुट वोल्टेज है तो आउटपुट आपका क्या है, मैक्सिमम है VCC के बराबर है। फाइन। ऐसे समय पर IC की वैल्यू 0 होती है, ट्रांजिस्टर से कंडक्शन नहीं होता है। जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करता है तो वो स्विच ऑफ स्टेट में कहलाता है। ठीक
बात है। ओके, अब धीरे धीरे बढ़ाते हैं अपन। वोल्टेज VI को हम बढ़ाएं 0.7 वोल्ट से, तो फिर ट्रांजिस्टर से कंडक्शन होगा, इनपुट करंट बनेगा तो आउटपुट करंट फ्लो करेगा IC, राइट। ऐसे केस में V0 डिक्रीज होता है। क्यों होता है? KVL इक्वेशन देखें अपन। V0 क्या था? VCC माइनस IC RC। IC बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स VCC माइनस ये पोर्शन बढ़ रहा है तो नेट कम होगा, तो ये वोल्टेज कम होगा। अब जैसे जैसे आप लीनियरली इंक्रीज करते हैं IC को, तो आउटपुट भी लीनियरली डिक्रीज होता है, जैसा कि ग्राफ के अंदर दिखाया गया है यहाँ पर। फाइन, जब तक कि 1 वोल्ट नहीं आ जाता है, उस पर एक सैचुरेशन रीजन आ जाएगा। तो इस सैचुरेशन रीजन को समझें अपन कि जब VI आपका काफी ज्यादा होता है तो उस केस में IC की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, ऑब्वियस है ना। IC बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे केस में सारा का सारा वोल्टेज है रेजिस्टेंस जो कि कलेक्टर पे लगा हुआ है उसी पर ड्रॉप हो जाएगा और नेट आउटपुट आपको कितना मिलने वाला है? 0, राइट। V0 लो नियर अबाउट 0 हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि व्हेन ट्रांजिस्टर इज ड्रिवन इनटू द सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन, अब और बढ़ना बंद हो जाएगा करंट, जो भी कुछ है बस इतना ही फ्लो होगा। तो इस रीजन को क्या कहते हैं? सैचुरेशन रीजन। और ट्रांजिस्टर इस स्टेट में क्या कहलाता है? स्विच्ड ऑन स्टेट में कहलाता है, राइट। जैसे हमने की को स्विच ऑन किया था तो बल्ब जल रहा था, तो वो स्विच ऑन स्टेट कहला रही थी। अब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर की होती है एज एन एम्पलीफायर। तो इसके लिए पहले एक नया सर्किट बना लेते हैं। NPN ट्रांजिस्टर को लिया हमने, बेस के साथ में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया और फॉरवर्ड बायस में लाने के लिए एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है वेरिएबल वोल्टेज की। फाइन, यहाँ हम एक इनपुट AC सिग्नल्स अप्लाई कर देंगे। कलेक्टर के अंदर रेजिस्टेंस दिखा दिया हमने RC और इसे रिवर्स बायस में रखने के लिए एक बैटरी कनेक्ट कर दी। एरो का मतलब जैसा हमने पहले बताया वेरिएबल वोल्टेज की एक बैटरी है। फाइन, यहाँ आउटपुट लेंगे हम AC सिग्नल्स। कॉमन इमीटर है तो इसको हमने अर्थ कर दिया है। बेस से फ्लो होने वाली करंट IB, कलेक्टर से IC और इमीटर से IE, ऑब्वियस है। इनपुट AC सिग्नल्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे और आउटपुट RC और VCC के क्रॉस में ले लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एम्पलीफिकेशन के लिए जरूरी है कि हमारा इनपुट सर्किट है फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। भाई ट्रांजिस्टर से जब भी कंडक्शन होता है, राइट। तो इसके लिए एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि ये जो बैटरी आपने अप्लाई की है VBB, ध्यान दीजिए, इसका जो वोल्टेज आप अप्लाई करें VI की पीक वैल्यू से ज्यादा हो। कारण ये तो AC सिग्नल है, AC सिग्नल है तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, राइट। अगर VBB कम रह गया और तो इसका नेगेटिव सिग्नल ऐसा हो सकता है कि इसको रिवर्स बायस में लिया है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं ये वोल्टेज, ये इनपुट AC सिग्नल की पीक वैल्यू से ज्यादा हो। एक इंपॉर्टेंट बात एम्पलीफायर के लिए, जब हम एक AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं इनपुट सर्किट में, तो यहाँ जो IB है वो भी साइनसोइडली यानी कि ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट है उसमें भी साइनसोइडल वेरिएशन स्टार्ट हो जाता है। फाइन, जैसे कि सर्किट में दिखाया गया है। इनपुट में जो चेंजेस होंगे वही फॉरवर्ड बायस इनपुट के कारण आउटपुट सर्किट में भी एक्सपीरियंस होंगे। आउटपुट के अंदर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी जाती है ज्यादा, जैसे कि IC इंटू RC या IC, इसी को RL भी कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस, वो मैग्नीट्यूड में हमको ज्यादा मिल जाए। अब फेज रिलेशन देखें आउटपुट और इनपुट में। आपने अगर गौर से देखा हो तो डायग्राम में हमने इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स उल्टे दिखाए थे। एक बार दोबारा दिखा देंगे। इनपुट सिग्नल हमने कुछ ऐसे दिखाए थे और आउटपुट सिग्नल देखिए कि जब ये पॉजिटिव है तो आउटपुट सिग्नल नेगेटिव है और जब ये नेगेटिव है उस समय पर ये पॉजिटिव है। ऐसा क्यों होता है NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के अंदर? समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को देखें। पॉजिटिव हाफ साइकिल को, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट साइनसोइडल सिग्नल फॉरवर्ड बायस
ऑफ द बेस एंड एमिटर को इंक्रीज करता है। पॉजिटिव है तो अनडाउटली इंक्रीज करेगा फॉरवर्ड बायस को। वीवीबी आपने अप्लाई किया, उसमें ये पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा, तो बेस एमिटर पे लगा हुआ वोल्टेज या नेट वोल्टेज है वो बढ़ गया आपका, राइट। इसकी वजह से होता क्या है, एमिटर करंट बढ़ जाती है। एमिटर करंट बढ़ा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। क्यों? आईई के कारण ही आईबी और आईसी मिलता है हमको। बेस करंट तो बहुत थोड़ा सा होता है, तो ज्यादातर पार्ट किस में तब्दील हो जाता है, कलेक्टर करंट के अंदर, राइट। क्लियर है यहाँ तक कि इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आईसी की वैल्यू बढ़ती है। एक बात, इससे क्या होता है, अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आरएल को वैसे ज्यादा रखते हैं, वो ज्यादा होता है। कैसे? इक्वेशन देखिए, आउटपुट वाला वीसीसी माइनस आईसीआरसी था, राइट। आईसी बढ़ गया है तो अब ज्यादा से ज्यादा माइनस करेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा माइनस करेंगे तो वी नॉट आपका कम हो गया, तो वी नॉट डिक्रीज होगा अपनी नॉर्मल वैल्यू से, है। तो हम क्या देख रहे हैं, आउटपुट सिग्नल नेगेटिव होता है फॉर द पॉजिटिव इनपुट सिग्नल के दौरान। जब भी ये पॉजिटिव होगा तो ये आउटपुट सिग्नल आपका नेगेटिव होगा, राइट। जब भी पॉजिटिव होगा तो आउटपुट सिग्नल आपका क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात कर ले, नेगेटिव हाफ साइकिल। आपने तो एसी सिग्नल सप्लाई किए हैं तो ये नेगेटिव भी होगा, ये है ना। तो उस दौरान क्या होता है, जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो इनपुट साइनसोइडल जो सिग्नल्स हैं फॉरवर्ड बायस बोले तो बेस और एमिटर, वो उसको डिक्रीज करेगा, नेगेटिव वाला पोर्शन है। मान लो वीवीबी 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8 वोल्ट कम हो गया ना। तो ये डिक्रीज कर देता है बेस और एमिटर के फॉरवर्ड बायस को। इसके डिक्रीज होने से एमिटर करंट डिक्रीज हुआ, और एमिटर से ही क्या बनता है, कलेक्टर करंट प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो जाएगा। तो हम आउटपुट सर्किट के लिए केवीएल से जो इक्वेशन हमने देखा था वो ड्रॉप होगी। कैसे? कि देखिए अब क्या होगा कि वोल्टेज अक्रॉस आरएल वो कम हो गया है, ये पहले के कंपेयर में आप कम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप ध्यान दीजिए, तो ये वैल्यू पहले के कंपेयर में बढ़ जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वी नॉट इंक्रीज होता है अपनी नॉर्मल वैल्यू से, कब, जबकि आउटपुट सिग्नल पॉजिटिव होते हैं, जबकि इनपुट क्या होता है, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं अपन कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 180 का। ये पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपके पास, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना कहलाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस समझने के लिए। एक सर्किट आपको दिखाया गया, सर्किट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, मेन थीम वही रहती है। इसके लिए बीटा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, बीटा करंट गेन कहलाता है कॉमन एमिटर के अंदर, वो 100 है। वीसीसी है 24 वोल्ट, आरएल है, आरएल का मतलब लोड रेजिस्टेंस आपका, कई बार इसको आरसी बोल देते हैं, राइट, 4.7 किलो ओम, और आरबी आपके पास में है 220 किलो ओम, राइट। तो आपको ये चार वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि आईसी की वैल्यू क्या है, 1.5 मिली एम्पियर। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले आईबी फाइंड करेंगे। करंट गेन का फॉर्मूला देखा था हमने कि बीटा डीसी, आउटपुट कहाँ मिलता है, आईसी, इनपुट कहाँ से देते हैं, आईबी, तो आईसी बाई आईबी कहलाता है। तो देखिए हमको आईबी चाहिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, आईसी बाई बीटा। आईसी कितना है हमारे पास में, 1.5 मिली एम्पियर, क्वेश्चन में गिवन है हमको। बीटा कितना है, 100, डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाता है 15 माइक्रो एम्पियर। तो हमारे पास सबसे पहले आईबी की वैल्यू आ गई। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं, वीसी। इसके लिए हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं, है ना, आउटपुट सर्किट के अंदर। अब आउटपुट सर्किट में ध्यान से देखिए कि VCC जो है वो किसके बराबर होगा, IC मल्टीप्लाई बाई RL प्लस VCE, ये वोल्टेज प्लस ये वो VCC के बराबर होगा। क्लियर है, राइट। तो VCE हमारे पास हो गया VCC माइनस ICRC, राइट। वैल्यूज हमें गिवन है, वो वैल्यू हम रख देंगे, RC को ही हम RL कहते हैं यहाँ पर, है ना। VCC कितना है, 24 वोल्ट, VCC कितना है, 24 वोल्ट। IC गिवन है सर्किट में 1.5 मिली एम्पियर, ध्यान रखना मिली में है ये, और RL है 4.7 किलो ओम। तो किलो से मिली को कैंसिल कर दीजिए आप, तो 24 माइनस 7.05 आ जाएगा, तो ये इट कम्स आउट टू बी 16.95 वोल्ट। तो ये वोल्टेज डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया इसके क्रॉस में, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, 16.95 वोल्ट। फाइन, तो दो चीजें हमने फाइंड कर ली, तीसरी पर चलते हैं, VBE। तो इसके लिए दोबारा से हम इनपुट सर्किट के अंदर KVL लगा देते हैं। KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज रूल, यू नो वेरी वेल,
है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा था अपन ने। ओके, तो ये VBB IB RB प्लस किसके बीच में, VBE, B और E के बीच में वोल्टेज है ना, फाइन। तो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है इस क्वेश्चन में, आप ये देखिए जितना VCC है वही उतना ही टोटल VBB है अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम। तो ये VBB की जो वैल्यू है वो VCC के बराबर होगी। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन। VCC हमें गिवन है, अनडाउटली VBB गिवन नहीं था हमें, तो ये हो गया VCC माइनस IB RB, फाइन। तो VCC गिवन है 24, IB हमने फाइंड किया था 15 माइक्रो एम्पियर, और ये RB हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना है 220 किलो ओम। ये रख दिया, किलो और माइक्रो का ध्यान रखते हुए इसे सॉल्व कीजिए, इट कम्स आउट टू बी 20.7 वोल्ट, है ना। अब एक चीज रह गई है आपकी VBC, ये वाला वोल्टेज डिफरेंस। तो चलो इसे और फाइंड कर लेते हैं, VBC। अब ध्यान से अगर आप देखो सर्किट को कि VBC RL तथा RB के बीच के वोल्टेज डिफरेंस के बराबर है। ये वोल्टेज डिफरेंस और ये वाले वोल्टेज डिफरेंस के बराबर होगा, है ना। आउटपुट में वोल्टेज डिफरेंस आपको ज्यादा मिलता है, एम्पलीफायर सर्किट है, और दोनों वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी है। ये आया था 7.05, ये 3.3, तो 3.75 वोल्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात इस सर्किट की मदद से बताना चाहेंगे कि आप देखिए जो गिवन ट्रांजिस्टर है NPN, उसका बेस जो है प्लस का 20.4 वोल्ट है विथ रेस्पेक्ट टू द इमीटर, और बेस है 3.75 वोल्ट प्लस में विथ रेस्पेक्ट टू कलेक्टर। इसका मतलब यहाँ पर इनपुट और आउटपुट सर्किट दोनों फॉरवर्ड बायस में है। इंटरेस्टिंग बात, जब ऐसा होता है तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आपका ये ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड स्टेट में होगा और ये एम्पलीफायर की तरह से काम नहीं करेगा। क्लियर है ये वाली बात? ओके, अब परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर कुछ फैक्टर से दिए जाते हैं। वो फैक्टर्स होते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन। इन सभी को हम एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस के लिए हम कुछ फैक्टर्स यहाँ डील करने जाएंगे। यहाँ पर नॉट ओनली द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, हम साथ ही साथ कॉमन बेस एम्पलीफायर की भी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। यदि आप कॉमन बेस रखते हैं, राइट, तो आउटपुट लेते हैं इमीटर और बेस के बीच में, और इनपुट करंट होती है आपके पास इमीटर। तो RI का मतलब इनपुट से है, डेल्टा VEB यानी कि इमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय इमीटर करंट में डिफरेंस, जबकि कलेक्टर और बेस पर लगाया गया वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में हमने क्या किया था, इमीटर को कॉमन रखा था, तो आउटपुट जो वोल्टेज है VCE उसको कांस्टेंट रखें, राइट। तो इनपुट के अंदर वोल्टेज डिफरेंस बेस और इमीटर के बीच में डिवाइडेड बाय बेस में जो करंट का डिफरेंस है उनका रेशियो हमारा कहलाता है इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें बेस के अंदर, आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें अपन, तो वहां वोल्टेज डिफरेंस होता है किसके बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में, और करंट वेरी करेगा IC, जबकि हम इनपुट में बहने वाली जो करंट है IE उसको कांस्टेंट रखें, फाइन। इसी तरीके से कॉमन एमिटर सर्किट तो हमने बनाया था, तो इसमें इमीटर कॉमन होता है, आउटपुट के अंदर करंट कौन सी होती है IC, उसमें वेरिएशन सिंपल, ये तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, वोल्टेज डिफरेंस को कलेक्टर और इमीटर के बीच में डिवाइडेड बाय द करंट, जबकि हम इनपुट करंट बेस करंट को कांस्टेंट रखें, फाइन। रेजिस्टेंस गेन का मतलब होता है आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। इसी तरीके से कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के अंदर एक और फैक्टर कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस का डेफिनेशन ध्यान से समझ लीजिए, इसका मतलब होता है चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ट्रांस क्रॉस, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। यानी इनपुट में जो वोल्टेज चेंज करने से आउटपुट में जो करंट में कितना चेंज होता है, एक तरीके से रेजिस्टेंस का इनवर्स है, इसलिए इसको कंडक्टेंस कह रहे हैं, और सही नाम क्या है इसका, ट्रांस कंडक्टेंस। तो यदि हम कॉमन बेस की बात करते हैं तो आउटपुट करंट कहाँ होती है, कलेक्टर। इनपुट के लिए बात करें तो इनपुट वोल्टेज कहाँ होता है, बेस और इमीटर के बीच में। देखिए फॉर्मूला दोनों के लिए ही आ रहा है,
यहीं भी बात कर लें कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो आउटपुट में करंट वही कलेक्टर के अंदर, और बेस और एमिटर के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो ये एक और अच्छी बात है कि ट्रांसकंडक्शन पूछा जाए तो फॉर्मूला एक जैसा है दोनों के लिए। क्लियर है? फाइन। कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। अभी हमने वोल्टेज देखा, करंट देखा, रेजिस्टेंस देखा, राइट। अब नेक्स्ट लेते हैं करंट गेन, फिफ्थ प्रॉपर्टी। सबसे पहले कॉमन बेस के करंट गेन, आउटपुट में कहाँ कलेक्टर में करंट मिलेगा, इनपुट करंट कहाँ से दिया जाएगा, एमिटर से, तो IC बाई IE, ये करंट गेन कहलाता है DC। और यही फॉर्मूला अगर डिफरेंस के लिए देखा जाए कि एमिटर करंट में चेंज से कलेक्टर करंट में कितना चेंज हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन या AC करंट गेन कहलाता है। इसी तरीके से बीटा AC कहलाएगा एमिटर एम्पलीफायर के लिए। अब वहां पर कॉमन क्या है, एमिटर, आउटपुट कहाँ मिल रहा है, कलेक्टर, राइट। तो कलेक्टर करंट में डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस करंट में डिफरेंस का जो रेशियो है वो बीटा AC कहलाएगा। और स्टैटिक वैल्यू एक किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पर IC और IB का जो रेशियो है वो बीटा DC कहलाता है, राइट। नेक्स्ट वोल्टेज गेन, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। वोल्टेज गेन का मतलब आउटपुट में वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनपुट का वोल्टेज डिफरेंस, राइट। AV डेल्टा V0 बाई डेल्टा VI। अब कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात करें, सोचो कॉमन बेस कॉमन है वहां पे, आउटपुट आपका कलेक्टर और बेस में है, इनपुट कहाँ है, E और B के बीच में, राइट। अब वोल्टेज डिफरेंस करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, आउटपुट जो रेजिस्टेंस है उसको लोड रेजिस्टेंस बोल दिया है ना। इनपुट करंट डेल्टा IE हो गया आपका इंटू RI। तो ये जो है ये तो आपका अल्फा AC बन गया ना, तो अल्फा AC मल्टीप्लाई बाई RL इंटू RI, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। इसी तरीके से इसे समझ लेते हैं कॉमन एमिटर को, आउटपुट वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट वोल्टेज डिफरेंस कॉमन एमिटर के अंदर, कॉमन एमिटर में कलेक्टर और एमिटर के बीच में था, इनपुट किस किस के बीच में था, बेस और एमिटर, एमिटर कॉमन था ना वहां पे। इसे भी करंट इनटू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, करंट इनपुट करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये रेशियो तो हमारा बीटा AC हो गया। तो वोल्टेज गेन क्या हो गया, बीटा AC मल्टीप्लाई बाई RL और RI। जबकि कॉमन बेस में क्या है, अल्फा AC मल्टीप्लाई बाई RL और RI। क्लियर। एक चीज और, पावर गेन, पावर गेन आउटपुट में डिफरेंस डिवाइडेड बाई इनपुट में डिफरेंस, आउटपुट ओवर इनपुट है ना। पूरी फिजिक्स में गेन या एफिशिएंसी मतलब क्या है, आउटपुट ओवर इनपुट, फाइन। अब पावर, पावर को कैसे लिख सकते हैं, I² R। आउटपुट में करंट ध्यान रखेंगे है ना, जिसे अपनी बात की, इनपुट में एमिटर वाली करंट होती है। इसी तरीके से यहां बात कर लें अपन, आउटपुट IC और इनपुट हमारे कॉमन एमिटर में कहां है, बेस, राइट। तो ये हमारे पास हो गया अल्फा AC का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया RL और RI है ना। इसी तरीके से इसमें फाइन, ओके। अच्छा, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू वोल्टेज भी तो पावर होता है VI। तो ये करंट गेन मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज गेन, ये भी हमारे काम में आ सकता है। एक आध बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है पावर गेन इन डेसिबल। तो जैसे वेव्स या साउंड के अंदर आपने पढ़ा होगा, डेसिबल में चेंज करने के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं 10 log 10 I ओवर I0, याद करो एक रेशियो होता है वहां पर है ना। इंटेंसिटी का रेशियो पावर के रेशियो के बराबर होता है, तो इसको AP लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। फेज रिलेशन की बात कर लें अपन, कॉमन बेस के अंदर आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल एक ही फेज में होते हैं, और कॉमन एमिटर सर्किट तो हमने डिस्कस किया था, बताया था कि दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, 180 डिग्री। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं एम्पलीफायर पर। एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन दे रखा है 1000, तो डेसिबल में वोल्टेज गेन फाइंड कीजिए। थोड़ा रिवीजन हो जाएगा साउंड वेव्स। डेसिबल के लिए फॉर्मूला हम ऐसे यूज करते हैं 10 log 10 है ना, I और I0 याद करो। तो ऐसे ही याद रखेंगे आप, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। ये दे रखा है 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻3। तो 3 बाहर आएगा तो 3 × 10 log 10 10, और जैसे बेस और ये फिगर बराबर हो जाता है तो 1 हो जाती है वैल्यू इसकी, तो है ना। तो हमारा वोल्टेज गेन कितना आ गया, 30 डेसिबल। क्लियर, सिंपल है, बस फॉर्मूला याद रखना आपको, राइट। बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर, ये बैंडविड्थ वर्ड AC वाले चैप्टर में भी आया होगा, आपको याद करो है। वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर
जनरली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ऐसा फिगर एसी वाले चैप्टर में भी आपने बनाया हुआ याद, अगर आपको याद हो तो, है ना। F1 F2 क्या कहलाते हैं? लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यस और नो, है ना। वो उसमें आपकी पीक वैल्यू ऑफ द करंट एसी वाले चैप्टर में I0/√2, है ना, तो वैसे आपको याद रखना है। तो बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर इज द रेंज बिटवीन लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी, लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी के बीच का एक गैप बैंडविड्थ कहलाता है, at which the gain becomes 70.7%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7% हो जाएगा ऑफ द मैक्सिमम गेन का, राइट। तो बैंडविड्थ होता है F2 माइनस F1 के बराबर। F2 को अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ कहते हैं और F1 को कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। Alternately, the bandwidth electronics may be defined as the range between lower and upper frequencies for which power level 3 डेसिबल अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाए। कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं? फॉर्मूला हम वहीं से याद कराते हैं आपको। एम्पलीफायर से क्या करेंगे? साउंड को एम्पलीफाई करेंगे अपन, है ना। साउंड लेवल -1 10 log 10 I1 और I2, ये फॉर्मूला था वेव्स में, वेव को रेफर करें जिन्हें भी डाउट है। I2 हमारा, देखिए ये एम्पलीट्यूड आपका एक तरीके से अभी जो है पावर या इंटेंसिटी की बात करें अपन, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना। इसी तरीके से इंटेंसिटी है वो एनर्जी या पावर के प्रोपोर्शनल होगी, यस और नो। अच्छा, पावर को आप लिख सकते हैं V²/R, V यानी वोल्टेज, स्क्वायर/R, राइट। तो ये वोल्टेज गेन है एक तरीके से Amax/√2, इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा भाई? /2 हो जाएगा ना, राइट। तो इनिशियली I0 है, तो इस फिगर पर जब मैक्सिमम का 0.707 हो रहा, उस समय पर कितना हो जाएगा? I0/2। कैसे आया दोबारा समझा देते हैं। देखिए पावर V²/R, तो जो पावर है प्रोपोर्शनल किसके हो गई? V यानी वोल्टेज के स्क्वायर के, यस और नो, है ना। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, ये वोल्टेज के रेशियो, कोई तो A कहते हैं अपन वोल्टेज के रेशियो को, तो स्क्वायर करेंगे तो ये /2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1/√2 की वैल्यू होती है ना। अभी क्लियर है? तो मैक्सिमम I0 है, तो अभी कितना हो गया है यहाँ पर इंटेंसिटी? I0/2, राइट। तो ये आ गया 2 आपका। तो log 10 2 कितना होता है? 0.3010। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाना है? 3 डेसिबल। तो एक सिंपल, कभी काम में आया एग्जाम में, इसलिए बताए थे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर कि बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं जबकि लोअर और अपर फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो पावर लेवल है 3 डेसिबल मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाता है, राइट। ओके, फीडबैक एम्पलीफायर, क्योंकि हम ऑसिलेटर की तरफ जाएंगे तो पहले हम एक फीडबैक एम्पलीफायर को समझ लें ये क्या होता है। जब भी पार्ट ऑफ आउटपुट जो भी मिल रहा है एम्पलीफायर में, उसको दोबारा से इनपुट सर्किट में भेज दिया जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा फीडबैक। क्या कहलाता है? फीडबैक प्रोसेस कहलाता है। 2 टाइप के फीडबैक होते हैं, एक तो नेगेटिव फीडबैक होता है, एक पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है कि जबकि फीडबैक वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज अपोजिट फेज में होते हैं तो उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब जबकि आपका फीडबैक वोल्टेज जो कि आप भेज रहे हैं और इनपुट वोल्टेज दोनों के दोनों एक ही फेज में हो तो वो कहलाता है पॉजिटिव, है ना। गेन, फीडबैक एम्पलीफायर के लिए बात करें, वो दिया जाता है A और 1 + A बीटा। यहाँ पर जो बीटा ये करंट गेन नहीं है, ये फीडबैक फ्रैक्शन कहलाता है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव में ये प्लस का साइन है, ध्यान रखिएगा। और पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में जो गेन होता है आपका, वो A और 1 - A बीटा है। ध्यान रखना, पॉजिटिव में ये नेगेटिव है, पॉजिटिव में आपको ज़्यादा मिलेगा, नेगेटिव में ये नीचे प्लस है, आपको कम मिलने वाला है गेन, है ना। अब नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर यूज करते हैं टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर, जो आवाज़ में डिस्टर्बेंस वगैरह आता है उसको, हाँ अनडाउटली आपको गेन थोड़ा सा कम मिलता है कंपेरेटिवली पॉजिटिव से। ओके, इसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है जो जनरली यूज नहीं करते हैं एज एन एम्पलीफायर, तो इसको, है ना। ऑल्दो हमें एम्पलीफिकेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है, इसको हम काम में लेंगे पॉजिटिव फीडबैक को ऑसिलेटर के अंदर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं उससे पहले। Voltage gain of an amplifier with a 9% negative feedback is 10। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक क्या था? तो अभी अपन ने देखा
कि नेगेटिव फीडबैक के लिए फॉर्मूला याद रखना है आपको, A ओवर 1 प्लस A बीटा होता है, राइट। अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कितना है, 10 है। नेगेटिव फीडबैक के लिए वोल्टेज गेन कितना है, 10 है, राइट। ओके, सॉल्व करें इसको। तो ये A की वैल्यू हम निकाले तो हमारे पास इस तरीके से जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए आप, पॉज करके। और बीटा की वैल्यू आपको दे रखा है गेन, ये फ्रैक्शन 9%, तो 9% का मतलब क्या है, 9/100, ठीक बात है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.9, तो 10 ओवर 0.1। तो विदाउट हमारा फीडबैक के वोल्टेज गेन क्या था, 100। क्लियर है क्वेश्चन, फाइन। अब लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं ट्रांजिस्टर का एज एन ऑसिलेटर। हम यहाँ पर डीसी सिग्नल को ऑसिलेट करवाएंगे, कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ऑसिलेटर इज नथिंग बट ए पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है which can oscillate the electrical signal with variable frequency। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑसिलेट करवाएगा। कैसे, वही ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लेंगे, इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे यहाँ पर। ओके, अब इसमें करते क्या है, पोर्शन ऑफ आउटपुट पावर, यहाँ से जो भी आउटपुट पावर हमें मिलेगी उसको फीडबैक सर्किट की मदद से दोबारा से फीड कर देंगे। बस ये ध्यान रखेंगे इनपुट और फीडबैक जो कर रहे हैं आप वो एक ही फेज में हो, तो इसलिए हम ये टर्म यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो सबसे पहले ऑसिलेटर इज ए पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। अब एग्जैक्ट सर्किट देखेंगे इसका कैसे काम करता है। देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर ने लिया, वही कॉमन एमिटर लिया है यहाँ पर, इसको फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए वीबीबी लगा दिया है, कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखने के लिए, और ये यहाँ पर एक की लगा दिया हमने, फाइन। ओके, अब यहाँ पर एक सर्किट बनाया हमने, एलसी सर्किट, जिसको बाद में हमने ट्यून सर्किट कह देंगे, और म्यूचुअल इंडक्शन को हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो समझिए, फीडबैक जो अचीव किया जाता है वो इंडक्टिव कपलिंग की मदद से किया जाता है। इंडक्टिव कपलिंग म्यूचुअल इंडक्शन में आपने देखा होगा, जो कि बेसिकली एलसी या आरसी नेटवर्क होते हैं। यहाँ हम समझाने के लिए एलसी नेटवर्क को ले रहे हैं, फाइन। एज एन एम्पलीफायर बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, और आपका कलेक्टर और इमिटर जंक्शन किस में रखते हैं हम, रिवर्स बायस में, है ना, कोई इश्यू नहीं। आपकी कॉइल T1 और T2 दोनों को एक ही, ध्यान दीजिएगा, एक ही कोर पर वाइंडिंग करते हैं, तो ये म्यूचुअली इंडक्टिवली कपल्ड कहलाती हैं। एक ही कोर पर वाइंडिंग होती है, इंपॉर्टेंट बात, T1 और T2 दोनों के दोनों, फाइन। जब K को स्विच ऑन करते हैं, इस कुंजी को हम स्विच ऑन करते हैं जिससे कि प्रॉपर बायस अप्लाई कर सकें। प्रॉपर बायस का मतलब कि इनपुट में फॉरवर्ड और आउटपुट में हम रिवर्स बायस अप्लाई कर सकें। तो समझिएगा, की को हमने स्विच ऑन किया, राइट। तो होता क्या है, कलेक्टर करंट फ्लो होने लग जाती है T2 के अंदर। T2 में करंट फ्लो होगी जैसे ही सर्किट पूरा हुआ, है ना। तो ये एकदम से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचती है कलेक्टर करंट, पहले पहुंच रही थी। अब क्या है, ये इंडक्टर कॉइल है ना, तो इसके सेल्फ इंडक्शन इसको एकदम से नहीं बढ़ने देता है कलेक्टर करंट को, है ना, बट इंक्रीजेस धीरे धीरे, कुछ ऐसे देखो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना, एक्स से वाई, एक तेजी से नहीं बढ़ेगा। ऐसा किसकी वजह से हुआ है, इस कॉइल की वजह से। बस समझ में आ रही है, एक्स से वाई तक ये बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा, ये रोक कर रखता है। अब T2 और T1 दोनों आपका इंडक्टिवली कपल्ड है, तो ये जो करंट ग्रो हुआ था आईसी के अंदर, चाहे धीरे धीरे हुआ था एक्स से वाई, तो ये करंट म्यूचुअली इंडक्शन के कारण T1 में फ्लो करता है, जिससे कि इमिटर करंट की वैल्यू बढ़ती है। हमने देखा था ये तो एक ही फेज में पॉजिटिव फीडबैक है, तो एक्स से वाई जिस फेज में बढ़ रहा था, इमिटर में भी पॉजिटिव फीडबैक की वजह से करंट है एक्स डैश से और वाई डैश तक उसी फेज के अंदर पॉजिटिव एक्स डैश से वाई डैश तक बढ़ता है, राइट। इमिटर करंट बढ़ रहा है इंडक्शन की वजह से, लेकिन यहाँ से इसको इंडक्टिवली करंट मिलता है और वो करंट आई की वैल्यू को बढ़ाता है, राइट, फाइन।
हमने क्या देखा कि कलेक्टर करंट इन द सर्किट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंची, जिससे कि ये तो सैचुरेटेड हो गया, मैक्सिमम पर पहुंच गया, तो अब बढ़ना बंद हो जाएगा। बढ़ना बंद हो जाएगा तो होगा क्या कि फील्ड आपका कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, यानी फ्लक्स में चेंजेस नहीं होगा। तो अब T2 और T1 के बीच में कोई भी फीडबैक नहीं हुआ, क्योंकि T2 और T1 तो म्यूचुअली कनेक्टेड हैं, इंडक्शन की वजह से इंडक्शन बंद हो गया, है ना। तो विदाउट कंटिन्यूड फीडबैक इमिटर करंट अब गिरना स्टार्ट हो जाएगी, इमिटर करंट की वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगी y डैश से z डैश के बीच में, है ना, जो कि y डैश से z डैश के बीच में, जो कि कलेक्टर करंट को भी कम करेगी, क्योंकि कलेक्टर करंट तो मिलती किससे है, I से, I तो बराबर होता है IB प्लस IC, तो ये कलेक्टर करंट भी आपकी कम हुई y से z के बीच में। क्लियर है। तो अब ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो गया, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो गया तो दोबारा से वही ओरिजिनल स्टेट में आ गया, ये तो जहां से चले थे वहीं आ गया, ट्रांजिस्टर जहां से चले थे वहीं पर आ गए, जीरो से स्टार्ट हुए थे जीरो पर आ गए, स्विच ऑन करते समय वाली स्थिति हो गई नहीं। तो होल प्रोसेस नाउ रिपीट इटसेल्फ, अब दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। तो ड्राइविंग टू द सैचुरेटेड स्टेट और फिर कट ऑफ, बार बार यही चलता रहता है कुछ ऐसा। कलेक्टर करंट में चेंज वो इमिटर करंट में चेंज करता है। टाइम ऑफ चेंज फ्रॉम सैचुरेशन टू द कट ऑफ, ये हम फाइंड करते हैं टैंक सर्किट की मदद से। टैंक सर्किट T2 का L और इसी में लगे हुए इस वेरिएबल कैपेसिटर की मदद से टाइम कांस्टेंट हम फाइंड करते हैं। डैम्पिंग ऑसिलेशन में होता क्या है कि हमारा ये कम होता हुआ चला जाता है अगर हम टैंक सर्किट को यूज नहीं करें तो ये फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक करके हमने कंपनसेट करते हैं जो भी नुकसान होता है। टैंक और ट्यून सर्किट कलेक्टर सर्किट में कनेक्टेड होता है, तो सम टाइम ये ध्यान रखना आपको ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर में कनेक्टेड है, इसलिए इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, इलेक्ट्रिक सिग्नल के ऑसिलेशन की, वो L T2 का L और इस C की वैल्यू से डिफाइन करते हैं 1/2 पाई रूट LC, फाइन, जिसे हमने AC सर्किट में डिराइव किया था, है ना। टू ऑब्टेन द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन प्राप्त करने के लिए ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, रीजनरेट करते हैं पॉजिटिव फीडबैक से, जो कि यहाँ पर डिस्कस किया हमने, जिससे कि जो लॉसेस हैं वो कंपनसेट हो सके। क्लियर है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग द रेजोनेंट सर्किट विद इंडक्टर L, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, कैपेसिटर C, सीरीज में कनेक्ट किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी F, L को डबल कर रहे हैं, C को 4C कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अभी हमने देखा 1/2 पाई रूट LC होती है ना। तो F डैश कहते हैं, अब जब चेंजेस कर रहे हैं L डैश C डैश कह दिया, यहाँ पर L को कर रहे हैं डबल और C को 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो 4 का √2 आ जाएगा और ये √2, तो 1/2 √2 हो गया। ये क्या थी आपकी फ्रीक्वेंसी F, तो F डैश की वैल्यू क्या होगी, F/2। क्लियर है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट से रिलेटेड। तो जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस लेक्चर में हम लोग मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।